नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने अनुच्छेद 52 और 53 को देखा था। आज हम लोग कई अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जिसमें कि मेन अनुच्छेद है 54, 55, 56 और 57। इसके अलावा इन सभी अनुच्छेद से रिलेटेड भी कुछ अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 54 यानी कि 54। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है, आप कहिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 54 में। अब अनुच्छेद 54 को हम लोग गहराई से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर ये कोई पूछे आपसे कि वोटर कौन होता है, यानी कि इसमें वोटिंग कौन करता है, वोट कौन डालता है, यही बात का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है और वही निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। और ये जो व्यवस्था ली गई है यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2 सवाल हो गए। पहला यह कि अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटर कौन होता है, तो आप बताएंगे निर्वाचक मंडल के सदस्य। कौन? निर्वाचक मंडल के सदस्य, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करते हैं। दूसरा कि यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होगा, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि निर्वाचक मंडल के सदस्य होते कौन कौन हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि कुछ सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो आप कहें कि नहीं, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये आप समझ गए। अब आगे है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य में जो विधानमंडल होता है उसमें एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी मनोनीत सदस्य की चर्चा नहीं है, साथ ही साथ विधान परिषद का भी चर्चा नहीं है। यानी कि केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य तो एकदम बताना ही नहीं है। मनोनीत सदस्य कभी भी हिस्सा नहीं लेता है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेता है। और यहाँ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विधान पार्षद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। विधान पार्षद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये भी आप समझ गए। तो ये दोनों बातें जो हैं अनुच्छेद 54 में लिखी गई है। उसके बाद आगे देखिए 3 में लिखा हुआ है कि निर्वाचक मंडल जो होते हैं उसमें दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में अभी 3 राज्य में विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा है इसके विषय में अभी स्पष्टता नहीं है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो आपको अभी 2 ही बताना है। जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं होता है तब तक यह स्पष्टता नहीं होगी कि जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे अथवा नहीं। तो अभी आपको 2 ही केंद्र शासित प्रदेश बताना है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। समझ गए। और मनोनीत तो कभी भी नहीं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मनोनीत सदस्य हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं।
देखिए यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति किसी को अगर मनोनीत कर रहे हैं, अपना मन से चुन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में फिर से वही राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो जाए। तो ये तो संभावना होगी ना कि वो किसी को अगर चुने हैं तो वो उनको वोटिंग करेगा, तो इसके लिए मनोनीत सदस्य को नहीं कहा गया। उसके बाद विधानसभा में भी आपको पता है कि राज्यपाल मतलब विधानसभा में एक सदस्य को चुनते हैं। ऐसे अभी सब प्रावधान तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन पहले था। तो राज्यपाल चुनता है, और राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को किसी तरह से वेटेज नहीं मिल जाए इलेक्शन में, इसलिए मनोनीत सदस्य को इसमें हिस्सा लेने का प्रावधान नहीं किया गया। तो हमें उम्मीद है कि आप इन 3 तरह की बातों को समझ गए होंगे। कभी भी आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो आप बताएंगे निर्वाचक मंडल के सदस्य, और निर्वाचक मंडल के सदस्य में 3 तरह की बातें हैं। पहली बात क्या है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात क्या है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपसे पूछेगा कि राज्य विधानसभा के क्या मनोनीत सदस्य हिस्सा लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। फिर आपसे पूछेगा कि विधान पार्षद के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे? तो विधान पार्षद के सदस्य हिस्सा लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में विधान पार्षद नहीं है, इसलिए यह बात है। तीसरा बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन, संघ शासित प्रदेश में कौन कौन, तो आप बताएंगे 2, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन ये जो दिल्ली और पुडुचेरी का व्यवस्था है, इसका मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 54 के बी में किया गया। यह बात संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई है। देखिए यही गहराई हो गया। 54 में सिर्फ ये दोनों बातें हैं। 54 के बी में रखा गया है केंद्र शासित प्रदेश में जो 2 राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो 54 के बी जो जोड़ा गया अनुच्छेद, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा? याद रखना है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। आप समझ गए दिल्ली और पुडुचेरी को किस अनुच्छेद में? तो 54 के बी में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई? तो आप क्या बताएंगे? 70वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? तो 1992 में। इतना स्पष्ट हो गया। अब ये भी आपको याद रखना है कि ये जो 1992 में जो एक्ट लाया गया, यह लागू 1995 में हुआ, क्योंकि 1992 के आसपास राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो उसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, क्योंकि यह एक्ट लागू कब हुआ था? तो 1995 में। तो हमें उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 54 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 55। तो कोई आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 55 में किसका वर्णन है, तो आप कहेंगे कि निर्वाचन की प्रणाली का, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 54 जो है उसमें सिर्फ वोटर का चर्चा था, निर्वाचक मंडल का चर्चा था, जबकि अनुच्छेद 55 क्या कहता है? निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रणाली क्या है। तो देखिए 55 में भी अनुच्छेद 55 का 3 है, और 55 के 3 जो है वो एक 4 बात बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इन 4 तरह से होगा। पहला, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है, यानी कि यह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव होता है। हमारे संविधान में कुछ इलेक्शन को प्रत्यक्ष रखा गया है, जैसे कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो उसमें प्रत्यक्ष, उसमें कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा के इलेक्शन में भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होता है या फिर नगर पालिका में चुनाव होता है, ये सब प्रत्यक्ष चुनाव का एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष का नहीं। जबकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन हो गया, विधान परिषद के सदस्यों का इलेक्शन हो गया, ये सब के सब जो है यह अप्रत्यक्ष इलेक्शन के उदाहरण है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो मतलब भाग लेते हैं इलेक्शन में, डायरेक्ट आम जनता इसमें भाग नहीं लेती है।
तो एक सवाल तो यही पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप बताएंगे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा कि गुप्त मतदान इसमें होता है। देखिए, मतदान एक गुप्त रूप से होता है और दूसरा खुला मतदान होता है। तो गुप्त मतदान का यह मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किया, तो हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को यह बात पता नहीं चलेगा कि हमने वोट किसको डाला है। जबकि खुला मतदान जो होता है उसमें यह बताया जा सकता है कि इलेक्शन में हमने किसको वोट दिया। जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है उसमें खुला मतदान होता है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसा मतदान है? खुला मतदान। उसमें हम बता सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया है। तो आप समझ गए, गुप्त मतदान का मतलब कि यह किसी को पता नहीं होगा कि हमने वोटिंग किसको किया। जबकि खुला मतदान का मतलब यह है कि हम जिसको भी वोट डालते हैं उसको ये बता सकते हैं कि हमने वोटिंग किसको किया है। समझ में आ गया आपको? एक बार ऐसा हुआ भी था। आप मुलायम सिंह यादव का नाम जानते होंगे, नेताजी के नाम से मशहूर है, अखिलेश यादव के पिताजी। इन्होंने एक बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोटिंग किया था उसमें ये बता दिया कि मतलब हमने किसको वोट दिया था, तो इनका वोट कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह गुप्त मतदान का एग्जाम्पल है। आगे देखिए लिखा हुआ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपसे पूछा कि किस प्रणाली के तहत होती है, तो आप बताएंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हिस्सा लेते हैं सबका इसमें प्रतिनिधित्व समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। इस बात को मैं कोई आगे वीडियो आएगा उसमें स्पेशल 10 मिनट पढ़ाऊंगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, और यह भी हम लोग देखेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो पद्धति होती है राष्ट्रपति के चुनाव में वह होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो एकल संक्रमणीय की जगह पर आपको हस्तांतरणीय भी दिख सकता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4 प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप लोग बताएंगे। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, आप बताएंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से। गुप्त मतदान या खुला मतदान, तो आप कहेंगे गुप्त मतदान। तीसरा कौन सी प्रणाली, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और कौन सी पद्धति, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संक्रमणीय का मतलब आप सिर्फ अभी इतना जान लीजिए कि इसमें वोट जो होता है ट्रांसफर होता है। एक मतलब ऐसे कोई भी वोट, अगर आप लोकसभा के चुनाव में वोटिंग किए होंगे तो आप केवल एक ही व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, आपका वोट दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप एक से अधिक व्यक्ति को भी चुन सकते हैं, उसको प्राथमिकता दे सकते हैं कि हम पहला नंबर पर इनको चुनते हैं, दूसरा नंबर पर इनको चुनते हैं, तीसरा नंबर पर इनको चुनते हैं। तो वोट जो होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसके जनक मिस्टर हेयर है। कौन है? मिस्टर हेयर। हेयर मतलब बाल, लेकिन ये आदमी का नाम है मिस्टर हेयर। तो मिस्टर हेयर है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जनक। तो इन 4 बातों को आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 55 के तहत 55 का 3 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन लोग होंगे, प्रक्रिया किस तरह से है। तो ये 4 तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के लिए एक अधिनियम भी बना है। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। यह अधिनियम 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में। तो पहले ये समझते हैं कि ये अधिनियम जो संसद बनाए वह किस अनुच्छेद का उपयोग करके बनाए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 71 के 3। अनुच्छेद 71 के 3 जो है वह क्या कहता है? तो यह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को है। तो ये एक नया अनुच्छेद हो गया 71 के 3। मैंने शुरू में बताया था कि कुछ अनुच्छेद जो होगा वह सहायक अनुच्छेद के रूप में होगा आज की वीडियो के लिए। वैसे तो हम लोग 54 से लेकर 57 की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें 71 के 3 भी आ गया। तो 71 के 3 कोई आपसे पूछे कि अनुच्छेद 71 के 3 में क्या है, तो
आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, ये कानून कौन बनाएगी? संसद। संसद को यह पावर कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 71 के 3। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, अगर कभी पूछे कोई कि राष्ट्रपति के निर्वाचन या योग्यता से संबंधित कोई कानून बनाना है तो इस कानून को कौन बनाएगा? तो आप क्या बताएंगे? संसद बनाएगा। और ये संसद किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, मतलब संसद को यह शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 71 का 3। क्लियर? अब देखिए, तो अनुच्छेद 71 के 3 में जो पावर संसद को दी गई है, इस पावर का संसद ने प्रयोग किया और 1952 में अधिनियम बनाया। सबसे पहले आप जानते होंगे कि 1952 में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो 1952 का जो अधिनियम हुआ, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक की संख्या 1 होगी, साथ ही साथ अनुमोदक की संख्या भी कितनी होगी? 1। ठीक है। प्रस्तावक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजर्स और अनुमोदक को बोलते हैं सेकेंडर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1952 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक की संख्या कितनी होगी और अनुमोदक की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे कि प्रस्तावक की संख्या भी 1 होगी और अनुमोदक की संख्या भी 1 होगी। उसमें जमानत राशि कितनी थी? तो उसमें जमानत राशि नहीं थी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर निर्वाचक मंडल में कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर आपको सपोर्ट कर दे, एक प्रपोज करे और दूसरा सेकेंड करे। प्रपोज का मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे कि पंचायती राज में भी जो चुनाव होता है, उसमें कोई व्यक्ति अगर पंचायत समिति में खड़ा होता है तो उसका एक प्रस्तावक होता है जो कहता है कि हम इनको कहते हैं कि इस इलेक्शन को लड़े। उसी तरह से राष्ट्रपति के इलेक्शन में 1952 का अधिनियम था, उसमें यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ, हम इनको प्रपोज करते हैं कि आप चुनाव लड़िए, और एक और व्यक्ति होगा जो प्रपोजल को कहेगा कि हाँ, हम इनकी बात को सपोर्ट करते हैं। तो कोई 2 व्यक्ति अगर जान पहचान होता था उस समय, तो कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो जाता था। तो ये समझ गए, 1952 का अधिनियम यही कहता है। अब ये जो है, इसमें इस मतलब छूट का बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग किया। जैसे एक व्यक्ति हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, धारी राम नाम के व्यक्ति। कौन? धारी राम उनका नाम है। एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मैं बता देता हूँ। धारी राम के व्यक्ति ने क्या किया कि इस छूट का दुरुपयोग किया और ये लगातार 4 बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में उम्मीदवार बने। जब चौथी बार इनको 0 वोट आया, तब जो है इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से इनकार किया। तो संसद को लगा कि यह बहुत अधिक छूट दे दिया गया है, इसका दुरुपयोग हो रहा है ना। राष्ट्रपति के इलेक्शन मजाक जैसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति अगर 2 लोग जानता है तो वो इलेक्शन में उम्मीदवार बन रहा है। तो इसके लिए फिर से 1952 के अधिनियम में संशोधन किया गया। कब? 1974 में, और लाया गया 1974 का संशोधन अधिनियम। 1952 में पहली बार अधिनियम बना और इसमें संशोधन कब किया गया? 1974 में। और ये जो संख्या थी पलट दी गई। ये जो 0-1 देख रहे हैं, इसको 10 कर दी गई। तो प्रस्तावक की संख्या हो गई 10 और अनुमोदक की संख्या भी कितनी हो गई? 10। तो अगर ये सवाल पूछे कि 1974 के संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक की संख्या कितनी है, तो 10 और अनुमोदक की संख्या भी कितनी है? 10। और इसमें जमानत राशि भी तय की गई कि 2500 रुपया जो है जमानत राशि के रूप में उम्मीदवार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1974 का संशोधन अधिनियम। फिर है 1997 का संशोधन अधिनियम, है ना। इसके बाद भी मतलब बहुत सारे लोग थे जो नहीं माने। अगर 20 लोग से जान पहचान है, 2500 रुपया देना आम बात था, दे के वो इलेक्शन में उम्मीदवार बन जाते थे और उनको वोट बहुत कम मिलता था। जैसे इसमें एक धरती पकड़ नाम के व्यक्ति का उल्लेख है। धरती पकड़ नाम के व्यक्ति जो है ना, धारी राम, और एक है धरती पकड़। तो धरती पकड़ के विषय में कहा जाता है कि इनको सबसे अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। ये खूब चुनाव हारे, इनको कोई भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता था, लड़ लेते थे। तो इन व्यक्ति की वजह से फिर से 1997 का संशोधन अधिनियम लाया गया और इसमें संख्या में वृद्धि की गई। प्रस्तावक कहा गया कि 50 होना चाहिए और अनुमोदक भी 50 होना चाहिए।
जबकि जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15,000। तो ये बात 1997 के संशोधन नियम में लाई गई जो अभी तक चल रही है। तो अगर अभी आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक कितना होगा तो आप बताएंगे 50 और अनुमोदक भी कितना होगा तो 50 ही, जबकि जमानत राशि कितनी 15,000। ठीक है। तो पहले प्रस्तावक 1 थी 1952 में, जिसको 1974 में बढ़ाकर 10 किया गया और 1997 में बढ़ाकर 50 कर दिया गया, जो अब तक चल रहा है। उसी तरह से अनुमोदक 1 से 10 हुई, फिर 10 से 50। जमानत राशि पहले 0 थी, 0 से 2500 हुआ और अभी कितना है 15,000। ठीक है। तो वर्तमान समय में अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है तो 50 उसके पास प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे और उसको पैसा कितना देना होगा, 15,000 रुपया। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रस्तावक और मतलब अनुमोदक जो होते हैं ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो 50 प्रपोजल दिया है वही जो है सेकेंडर भी बन जाए, तो ऐसा नहीं है, सब अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये समझ गए आप, यही सब बात आगे लिखी गई है। जमानत राशि के विषय में कभी सवाल ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जमानत राशि किसे दिया जाता है, तो यह RBI को दी जाती है। ठीक है। जो पैसा जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, तो ये RBI में जमा हो जाता है। और अगर किसी प्रत्याशी को 1/6 से कम वोट मिले, है ना, तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी कि वो पैसा रिटर्न नहीं होता है। तो यहाँ से 2 सवाल बन गए। पूछेगा कि जमानत राशि कहाँ जमा होती है, तो RBI में, और कितना से कम वोट मिलेगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो 1/6 से अगर कम वोट मिलेगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये समझ गए। अब 1952 के अधिनियम से एक बात और याद रखना है कि 1952 का अधिनियम कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर या तो लोकसभा के सचिव या फिर राज्यसभा का सचिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, कोई उम्मीदवार बनना चाह रहा है तो अपना पर्चा कहाँ भरेगा, किसको भरेगा, तो पर्चा भरने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। ठीक है। कौन बनाए जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है उम्मीदवार और अपना पर्चा भरता है। और रिटर्निंग ऑफिसर होते कौन है, तो वो या तो लोकसभा के सचिव होते हैं नहीं तो राज्यसभा के सचिव होते हैं। क्रम से चलता है, एक बार लोकसभा के सचिव, फिर अगली बार राज्यसभा के सचिव, फिर अगला इलेक्शन में लोकसभा के सचिव, फिर अगला इलेक्शन में राज्यसभा के सचिव। तो ये क्रमानुसार चलते रहता है। तो हमें लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर आप समझ गए। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब लोकसभा के सचिव या राज्यसभा के सचिव। इनका काम समझ में आ गया। ये बैठे रहते हैं, इनके सामने जाते हैं उम्मीदवार और अपना पर्चा भरते हैं। और ये किस अधिनियम में बात लिखी गई है, 1952 के अधिनियम में। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो भी प्रस्तावक होंगे और अनुमोदक होंगे और निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होंगे। अभी मैंने आपको समझाया है कि निर्वाचक मंडल मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, जो मैंने बोल दिया। तो मुझे लगता है कि ये अधिनियम भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसको देखते हैं। जैसे पहला है कि द्वितीय चक्र की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति, तो यह है बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है, जब ये राष्ट्रपति बने थे तो द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर प्रथम चक्र की मतगणना से विजेता घोषित नहीं होता है तो फिर द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ती है, फिर तृतीय चक्र की भी मतगणना करानी पड़ सकती है। तो द्वितीय चक्र में जीते थे। एक क्या था मामला, मैं आपको बताता हूँ। ये मामला यह था कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। मतलब ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए और डायरेक्ट इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए और राष्ट्रपति बनिए। तो इंदिरा गांधी जो थी उनको उस समय मतलब कांग्रेस की जो स्थिति थी वो 2 तरह की कांग्रेस बन चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुट बन चुका था। एक न्यू कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे और एक ओल्ड कांग्रेस थी। ठीक है। तो ओल्ड कांग्रेस यह चाहती थी कि अब जो नए राष्ट्रपति बनेंगे
और नीलम संजीव रेड्डी बने। ठीक है, जबकि नए कांग्रेस क्या चाहते थे, तो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स की राष्ट्रपति कौन बने, बीबी गिरी। मतलब इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स नहीं, इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीबी गिरी ही राष्ट्रपति बने। ठीक है, हुआ क्या, कांग्रेस में 2 गुट बन गया। बीबी गिरी को इंदिरा गांधी मतलब इलेक्शन में उतार दी और सामने से कौन हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी ने प्रचार में कहा कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने और लोग इन्हीं के बात को माने, और इलेक्शन में बीबी गिरी जीत गए। लेकिन वोट नीलम संजीवा रेड्डी को भी बहुत सारा मिला, जिस वजह से इनको द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी। तो ये सवाल पूछ सकता है कि द्वितीय चक्र की मतगणना से कौन जीता है, तो ये बीबी गिरी। आगे है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, है ना, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति ये कौन है, तो यह है नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। इनका कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी कहानी का अगला पार्ट है। देखिए, बीबी गिरी जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने किसे हराया, तो नीलम संजीवा रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी बहुत ही गद्दावर नेता थे, तो इन्होंने अपमानित महसूस किया खुद को, तो इन्होंने राजनीति छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश चले गए। आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना, कांग्रेस के सदस्य थे और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो इन्होंने मतलब इनको दिल पर लगाए हट हो गए और इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया, आंध्र प्रदेश वापस चले गए। फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि आप इलेक्शन लड़िए, है ना, नीलम संजीवा रेड्डी को कहा गया कि आप इलेक्शन लड़िए राष्ट्रपति का। तो ये नहीं मान रहे थे, कहते कि नहीं हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। फिर बहुत मनाया गया इनको, तो इन्होंने एक शर्त रखा कि मैं इलेक्शन उसी शर्त पर लड़ूंगा जब मेरे अपोनेंट में कोई नहीं हो, मतलब मेरा कोई विरोधी नहीं हो, मैं सिंगल खड़ा होऊंगा और निर्विरोध जीतूंगा। अगर ऐसा होगा तभी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मतलब ये अपमानित हो चुके थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो सभी पार्टी ने ये बात मान लिया, कोई भी व्यक्ति इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। और आपको याद रखना है कि इन्होंने शपथ लिया था 25 जुलाई 1977 को। तब से यह परंपरा बन चुकी है कि जब अब कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है तो 25 जुलाई को ही बनता है। जैसे वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने शपथ कब लिया, 25 जुलाई को। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, जो भी लोग बने 1977 के बाद सब लोग 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। यह संवैधानिक बात नहीं है, लेकिन अब यह परंपरा बन चुकी है। फिर अगला राष्ट्रपति बनेंगे तो 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि परंपरा के अनुसार अब नए राष्ट्रपति किस तिथि को शपथ लेते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 25 जुलाई को। क्लियर। अगला पॉइंट है तीसरा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला जो है कृष्णा कुमार चटर्जी 1952 में। 1952 में ही पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरोध में कृष्णा कुमार चटर्जी ये महिला है। कृष्णा भले ही नाम में है और कुमार भी है, लेकिन ये महिला है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनने वाली पहली महिला कौन है, तो यह कृष्णा कुमार चटर्जी, ये हार गई थी। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। और ये अभी वर्तमान समय में जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और अब तक 7 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। तो 3 महिला का नाम आपको याद रखना है। ये सवाल अगर पूछे कि अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो आप बताएंगे 7। और इन 7 में से पहला का नाम याद रखना है कृष्णा कुमार चटर्जी, ये चुनाव हार गई थी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो। ठीक है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनसंख्या का आधार वर्ष किसे माना जाए। तो जनसंख्या के आधार वर्ष में बड़ा कन्फ्यूजन था। उत्तर भारत में आप सभी को पता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण भारत में जो जनसंख्या है वह बहुत स्लो चलती है। उधर के लोग जो हैं ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देते हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी के सामने दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि तो मतलब सही बात नहीं है कि उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है
तो वहाँ जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की इलेक्शन होगा तो उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसके वोट का वैल्यू कम होगा। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक संशोधन किया। आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है यह। और इसमें उन्होंने कह दिया कि 1971 की जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव में 2000 ईस्वी तक आधार बनाया जाए। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनसंख्या का आधार वर्ष क्या होगा, तो ये होगा 1971। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि 1971 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जनसंख्या में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए 1971 की जनगणना को यानी कि जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया। और कब तक? तो इंदिरा गांधी ने 2000 ईस्वी तक यह लिखवाया था कि 2000 ईस्वी तक इसको आधार वर्ष माना जाएगा। फिर 42 को पलट दीजिए, 42 को दुगुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो फिर 84वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया और इन्होंने 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष बनाया। कब तक? 2026 तक। तो 2026 तक यानी कि अगले साल तक, मतलब राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होगा उसमें 1971 की जनगणना को ही आधार वर्ष माना जाएगा। तो सवाल ये बनेगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव में आधार वर्ष क्या है जनसंख्या का, तो 1971। और किस संविधान संशोधन में यह बात लिखी गई है? तो 84वां संविधान संशोधन में। और यह कब तक नहीं बढ़ाया घटाया जा सकता है? 2026 तक। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या है? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद हो गया तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71 के 4। ये क्या कहता है कि यदि किसी राज्य का विधानमंडल भंग है फिर भी चुनाव होगा। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है या फिर वहाँ पर इलेक्शन करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन रुक जाएगा, इलेक्शन होगा। ऐसा हुआ भी है, गुजरात में एक बार हुआ था 1974 के करीब कि गुजरात की विधानसभा भंग थी, राष्ट्रपति का चुनाव था, तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसको रोका नहीं गया। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 71 का 4 कहता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन उस परिस्थिति में भी होगा जब किसी राज्य का विधानमंडल भंग हो। समझ गए? तो अनुच्छेद 71 और 71 का 4, दो अनुच्छेद और यहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का निपटारा करेगा। और 71 का 4 कहता है कि यदि किसी राज्य का विधानमंडल भंग है फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और रुकेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 बहुत महत्वपूर्ण, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 56 में। अब इसको और गहराई में देखते हैं। तो अनुच्छेद 56 का 1 क्या कहता है, इसको समझिए। तो 56 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, लेकिन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 56 के 1 में। ठीक है, एक और अनुच्छेद है यहाँ पर 56 के 1 का क। 56 के 1 का क क्या कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात 56 के 1 के क में लिखी गई है। इससे क्या सवाल बनेगा? इससे 2-3 सवाल बनेगा। पहला कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 56 के 1 के क में लिखी गई है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट है, 4 नोट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब नोट से एग्जाम में खूब सवाल आता है। पहला नोट क्या कहता है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर ये सवाल पूछेगा कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसको देता है, तो ये सूचना दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है?
अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो आपको याद रखना है उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति के सचिवालय को। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के सचिवालय को देता है। यही आपको याद रखना है, सचिवालय को। और सचिवालय इसकी सूचना फिर किसे देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। समझ गए। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो सकता है। आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है। एक तो मैंने अभी बता ही दिया कि अगर वह उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे, दूसरा अगर उसकी मृत्यु हो जाए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति मर ही गए, 40 साल उनका वह मर गए, ठीक है, सभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और उनका डेथ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि डेथ हो जाए, हवाई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए, तो 5 साल से पहले ही खत्म हो जाएगा इनका कार्यकाल। तो ये भी है, मृत्यु से ऐसा हो सकता है। और यदि उस पर महाभियोग लग जाए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, तो अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तो 5 वर्ष से पहले भी उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह अनुच्छेद 56 के 1 में लिखा हुआ है। 56 के 1 के क कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उस पर महाभियोग लग जाए तो भी वह 5 वर्ष से पहले उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अब एक और सवाल है कि क्या 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। तो बिल्कुल हाँ, एकदम रह सकता है। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन समय से नहीं हो सके, अगला इलेक्शन, तो वह अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से बाद भी बना रह सकता है। कब तक, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी शपथ न ले। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। तो ये हो गया अनुच्छेद 56 की बात। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति में देखिए अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। तो ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 65 में। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या, मान लीजिए कि जैसे अगर 2 साल जैसे कोई राष्ट्रपति मान लीजिए कि मर गए, 3 साल ये राष्ट्रपति रहे, 2 साल का समय उनका बचा हुआ है, तो क्या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 साल तक रहेंगे? नहीं। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर मतलब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह अधिकतम 6 महीना ही रह सकता है। 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना अनिवार्य है। तो ये अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है ना। मैं पढ़ देता हूँ कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है, इसके अंदर ही चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। समझ गए। तो मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक, 6 महीना तक। समझ गए। नेक्स्ट है, यहाँ से कार्यवाहक राष्ट्रपति के विषय में आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है अब तक केवल 3 व्यक्ति जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछेगा तो आप बताएंगे बीबी गिरी। 1969 में जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी तो ये बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरा कौन है, तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए बात को। 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु, 1969 में। तो बीबी गिरी जो है ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। फिर इंदिरा गांधी इनको बोले कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपको डायरेक्ट इलेक्शन में राष्ट्रपति बनवा देंगे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा।
इसके लिए मतलब संसद ने अपना पावर भी दिखाया। ये पावर को मैं पहले समझाता। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, इस बात को समझिए। अनुच्छेद 70 कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद खाली होने जैसी परिस्थिति हो, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा देना चाह रहा है, वो भी अपने पद को छोड़ना चाह रहा है, तब तो पद खाली होने जैसी स्थिति हो गई। और यही सिचुएशन कब बन गया, 1969 में, कि जाकिर हुसैन मरे तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इंदिरा गांधी ने इनको बोला कि आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तो भी इस्तीफा देने जा रहे थे, मतलब इस्तीफा देने ही वाले थे। तो संसद के सामने यह मतलब संकट आ गया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 ही कहता है कि राष्ट्रपति का पद एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। तो संसद ने अनुच्छेद 70 का प्रयोग किया और एक एक्ट बनाया, है ना, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया, याद रखना है, 1969 में। 1969 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी एक्ट बनाया गया और इसमें कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, मतलब उपराष्ट्रपति भी अपने पद से इस्तीफा दे रहा है और फिर अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा इनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। समझ गए? फिर से समझिए, जैसे राष्ट्रपति कोई है तो है ही, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति कौन के रूप में काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करना चाह रहा है, तब राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो ये बनेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है, इसकी मान लीजिए इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो गई, फिर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई, तो CJI बनेंगे। और CJI भी मान लीजिए कि अनुपस्थित है, उनकी भी मान लीजिए कि मृत्यु हो गए, तब कौन बनेगा, तो जब जो उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, सबसे वरिष्ठ जज होंगे, सबसे उम्रदराज जज बनेंगे, यानी कि उसको आप लिखेंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश किस रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के CJI अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश एक एक्ट के द्वारा 1969 में जो एक्ट बनाया गया, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी एक्ट, इस एक्ट के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को इसी वजह से राष्ट्रपति बनना पड़ा, क्योंकि ये उस समय क्या थे, CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये हो गए दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो भी किनका नाम आएगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। तो आगे देखिए, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बने हैं BD जत्ती। कौन, BD जत्ती, ये 1977 में बने थे। तो 1969 में 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक बीबी गिरी और दूसरा हिदायतुल्लाह, जबकि तीसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन, BD जत्ती, एक कब बने, तो ये बने 1977 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 57, आज के वीडियो का आखिरी आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, तो फिर नया इलेक्शन होगा, तो फिर अगर ये जीत जाएंगी तो फिर राष्ट्रपति बन जाएगी, फिर तिबारा भी बन सकती है, चौबारा भी बन सकती है, मतलब जब तक मतलब ये जीतती रहेंगी, बनती रहेंगी। ठीक है, ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति कोई बन सकता है ना। यही बात यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि अमेरिका में अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, और यह प्रावधान अमेरिका के मूल संविधान में नहीं था। यह 22वां संशोधन 1951 के तहत लाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे,
ये लगातार 4 बार राष्ट्रपति बने, 1933 के चुनाव में, फिर 37 में, फिर 41 में, फिर 45 में, लगातार 4 बार ये इलेक्शन जीत गए। तो 1945 में इनकी मृत्यु हो गई, तब जाकर जो है फिर नया राष्ट्रपति बना। तो ऐसा उस समय लग रहा था कि रूजवेल्ट जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो फिर अमेरिका की संसद ने कहा जो ये अच्छा नहीं है, संविधान में संशोधन ही कर देते हैं, और संविधान संशोधन किया गया। तो 22वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में, और इसमें लिखवा दिया गया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 57। हमें लगता है कि हमने बहुत गहराई में पढ़ाने की कोशिश किया, आपको समझ में भी आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट नंबर 3 का इंतजार किसको किसको है, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।